I hope all of you had enjoyed this long vacation. So today we'll start talking about the modern India. And I will introduce you with so many things that is related to the syllabus, how we will proceed the syllabus, what are the important turning point in the syllabus, all the things we will discuss. All the important things. So here, modern India. See, India is the unique country in the world and country unique to the world. India multiracial, multicultural, multilingual, multi-religious. So many multis in this multi. इतनी डाइवर्सिटी आपने वर्ल्ड के किसी कंट्री में ऑब्जर्व नहीं की होगी. The way that we are here, multiracial, multicultural, multilingual, multi-religious, so many multis in this multi, making the whole country a polyglot society. Polyglot society. इस कंट्री को हम लोग नाम देते हैं पॉलीग्लॉट सोसाइटी. मल्टीरेशियल, मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल, multi-religious, so many multis in this multi. तो इसको हम लोग पॉलीग्लॉट सोसाइटी बोलते हैं. पूरी दुनिया के पॉलिटिकल साइंटिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट दे आर वॉन्डरिंग दैट हाउ दिस डाइवर्स कंट्री इज ग्रोइंग लाइक ए स्ट्रॉन्ग कंट्री. एक क्लासिक केस स्टडी है. यूरोप में जितने भी कंट्री थे, जो नेशन स्टेट यूरोप में इवॉल्व हुआ, उसके पीछे लैंग्वेज हुआ करता था. लैंग्वेज वॉज कंसिडर्ड एज द एसेंशियल पार्ट ऑफ बिल्डिंग द नेशन. बट भारत के केस में तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा कोई कंटेक्स्ट नहीं है जो यूनिफॉर्मिटी के साथ हो इस ज्योग्राफिकल लैंड में. और ये लैंड अल्टीमेटली एक नेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है. ठीक है बच्चे, तो समझना, इस बात को समझना कि मैंने कहा आपको कि इंडिया इज अ यूनिक कंट्री इन द वर्ल्ड, मल्टीरेशियल, मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल, multi-religious, and of course so many multis in this multi. So making this country a very different. इतनी डाइवर्सिटी है. और दूसरी बात, पूरी दुनिया में देश होंगे, बट हमारा तो सिविलाइजेशन है और ये हजारों साल की कंटिन्यूटी है. वी आर इन द सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी फॉर द 1000 ऑफ द ईयर्स. तो इस तरह से मल्टीरेशियल, मल्टीकल्चरल का जो डायमेंशन है, उसको नेशन में इवॉल्व करना एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन का प्रोसेस है. ठीक है, तो ये बात थोड़ी, आज मैं केवल इन जनरल बात करूंगा आपसे कि कैसे हम लोग सिलेबस को प्रोसीड करते हैं. देखो बच्चे, इंडिया को गोल्डन बर्ड बोलते थे. एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, गोल्डन बर्ड. देखो, हम नहीं बोल रहे हैं खाली, बल्कि जितने भी लैटिन और ग्रीक लिटरेचर, वो सब एक ही वर्ड यूज करते थे, दैट इज कॉल्ड गोल्डन बर्ड.
जितने भी लैटिन और ग्रीक लिटरेचर हुआ करते, चाहे वो प्लिनी हो, चाहे जस्टिन हो, चाहे एरियन हो, चाहे मेगास्थनीज हो, जितने भी थे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक गोल्डन बर्ड का नाम देते हैं। वे सब क्या नाम देते हैं भारत को? गोल्डन बर्ड, बिकॉज ऑफ द मेटेरियल प्रॉस्पेरिटी। हम लोग बहुत ही समृद्ध थे, बात आपको मान लेनी चाहिए। हमारी विरासत बहुत समृद्ध रही है। तो इसको देखो कि गोल्डन बर्ड कहने के पीछे क्या रीजन था, ये समझो। रीजन क्या था इंडिया का जो इसे हम लोग एक नया नाम देते हैं, और वो है गोल्डन बर्ड। एंशिएंट इंडिया में बात करें ना, तो इंडिया वॉज एक्सपोर्टर ऑफ कंज्यूमर गुड्स। हम लोग कंज्यूमर गुड्स का एक्सपोर्ट करते थे। और जो बुलियंस है वो एकदम फ्लो करता था इस कंट्री में। बुलियंस भारत में आता था, और इंपोर्ट क्या हो रहा है? बुलियंस। एंशिएंट इंडिया में हमारी यही ट्रेडिंग सिस्टम रही थी। एंशिएंट इंडिया में हमारी यही ट्रेडिंग सिस्टम रही थी जिसे हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो भारतीयों के फेवर में रहा, भारतीयों के फेवर में रहा। एंशिएंट इंडिया, द बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज इन फेवर ऑफ इंडियंस। मेडिवल इंडिया में भी देखोगे तो एक्सपोर्टर ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडिया बना रहा। खासकर मुगल के आने के बाद भी बुलियंस मतलब गोल्ड एंड सिल्वर, सोने और चांदी का जो यहां पर इंपोर्ट होता था उसको बुलियंस बोलते थे। तो देखो बच्चे, तो कंज्यूमर गुड्स मेडिवल इंडिया में भी, खासकर मुगल के आने के बाद यूरोपियंस के साथ जो इंडिया का ट्रेडिंग कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, उसमें भी हम लोगों ने सेम ट्रेडिंग बैलेंस को मेंटेन रखा कि इंडिया वाज एक्सपोर्टर ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड देन बुलियंस वाज कीप ऑन फ्लोइंग इन दिस कंट्री। तो एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया में बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा भारत के पास रहा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा भारत के पास रहा है। एंशिएंट और मेडिवल पीरियड में बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा भारत के पास रहा है। मीनिंग मतलब बुलियंस का मीनिंग होता है गोल्ड और सिल्वर, सोने और चांदी का जो यहां पर आना होता था ना, इंपोर्ट होता था, उसको बुलियंस बोलते। सोना चांदी को ही बुलियंस बोला जाता है बच्चे। तो एक्सपोर्टर ऑफ कंज्यूमर गुड्स होता। ठीक है बच्चे, तो ये एंशिएंट और मेडिवल इंडिया का फेनोमेनन है, काफी शानदार था, बहुत प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। बट हियर इन द मॉडर्न इंडिया यू विल बी सरप्राइज टू सी कि व्हाट एक्चुअली, खासकर जब ब्रिटिश आए भारत में, वैसे तो कई सारे यूरोपियंस आए, मगर खासकर जब ब्रिटिश आया भारत में तो माहौल बदल गया। और ब्रिटिश ने केवल एक ही पॉइंट पर फोकस किया कि ब्रिटेन का जो प्रोडक्ट है वो भारत में कैसे बिकेगा। सो द ब्रिटिश ट्राई टू रिवर्स द बैलेंस ऑफ ट्रेड, रिवर्स द बैलेंस ऑफ ट्रेड। और मॉडर्न इंडिया में क्या हो गया? इंडिया बिकेम इंपोर्टर ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड देन एक्सपोर्टर ऑफ, our bullions started flowing out of this country. तो मॉडर्न इंडिया का जो फेनोमेना है, that is something which was very difficult to judge, very difficult to judge. तो ये जो मॉडर्न इंडिया में है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया के लिए नेगेटिव हो गया। आप जानते हैं कोई देश अगर कंज्यूमर गुड्स का एक्सपोर्ट करता है तो उसकी इकोनॉमी कितनी बूम करती है। चाइना को देख लीजिए आप,
और आप इंपोर्ट करते हैं। ब्रिटिश ने अपनी पूरी ताकत लगाई कि हाउ अ कंट्री कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एक्सपोर्टर टू इंपोर्टर कंट्री, और ब्रिटिश ने अपने पूरे मैकेनिज्म को इस्तेमाल किया, एंड देन फाइनली दिस बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज डिफाइंड। बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज डिफाइंड। और मॉडर्न इंडिया में क्या देखते हैं कि इंडिया बिकेम इंपोर्टर ऑफ कंज्यूमर गुड्स, इंपोर्टर ऑफ कंज्यूमर गुड्स, and our bullions started flowing out of this country, and thereafter the golden bird became bird। हम लोग क्या रह गए? बर्ड रह गए, चिड़िया हो गए। ठीक है ना? तो इस तरह से जो मेटेरियल प्रॉस्पेरिटी है उसके लिए इंडिया को गोल्डन बर्ड बोला जाता है। ओके, एंड द गोल्डन बर्ड हैड बिकेम द बर्ड। तो मॉडर्न इंडिया में हमें यही चीज पढ़ना है कि कैसे इंडिया की प्रॉस्पेरिटी जो है वो रिवर्स हो गई और लगातार होते रही। ठीक है बच्चे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं थी। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? आई होप ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग द entire phenomena of the trade, that is a 3-point turning point, that is first is ancient India, second medieval India, and third is the modern India। समझ में आया आपको? Did you understand this point? All of you? Vishal, सुदीप, वेरी गुड। रेफरेंस बुक की बात करेंगे पर प्रतिष्ठा, रेफरेंस बुक की बात करेंगे। मॉडर्न इंडिया से ही स्टार्ट करते हैं पार्थ, और बाकी सारे कल्चरल सेक्शन एंशिएंट और मेडिएवल के हम लोग बाद में देखते हैं। इसलिए मॉडर्न इंडिया को ही आप स्टार्टिंग पॉइंट बनाइए, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो मेमोरी बढ़ेगा। वेरी स्ट्रेट फॉर्मूला। आप जो अक्सर बोलते हैं ना कि पढ़ते हैं याद नहीं रहता है, द मेन थीम इज दैट यू लैक इन द इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। सो दिस इज अ रीजन व्हाई वी हैव आवर ओन प्रोग्राम। ठीक है पार्थ, वेरी गुड। तारा दत्ता, कैसे क्लास नोट्स बनाएं मैं बता रहा हूं, आपको बताऊंगा। एक तो हम क्लास में आपको डिक्टेट भी कर देंगे, क्लास में हम आपसे कुछ बोर्ड पर लिखेंगे जो आपको लिखना है, मैं बनवा दूंगा नोट्स, आप चिंता ना करें। अभी फिलहाल आप वैसी समस्याओं से, वैसा प्रॉब्लम जो कि अभी आया नहीं है, उसके लिए उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट में जीने का कोशिश करिए, अगर प्रेजेंट मजबूत है तो फ्यूचर के फाउंडेशन अच्छे होंगे। तो राइट नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज द डिस्कशन ऑफ द सिलेबस टुडे, right? And some of the interesting and turning point in modern India that will help you in getting the exact strength of this subject and syllabus, right? आईएएस के एग्जामिनेशन में हर एक बच्चा को अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ऑन द स्पॉट लिखना पड़ता है। रट के आप नोट्स रट करके, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कि आप वहां पर जाके लिख देंगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करिए एंड शुड हैव योर ओन क्रिएटिविटी इन राइटिंग द नोट्स। जितना ज्यादा उसमें एफर्ट लेंगे उतना कंफर्टेबल होगा। डोंट टेक इट इजी। Anything to begin with is always difficult, but once it had started, it will be all right for all of us. इसलिए बच्चे दिमाग से काम लीजिए और अच्छे से काम करिए, और क्रिएटिविटी होनी चाहिए नोट्स बनाने की। आप चाहते हैं कि मैं जाके आपके कॉपी में लिख दूं, ये आपके लिए कोई हेल्पफुल नहीं होगा, गारंटीड कोई हेल्पफुल नहीं होगा। सो गोल्डन बर्ड हैड बिकेम बर्ड। मैंने आपको क्या समझाया मॉडर्न इंडिया में कि व्हेन ब्रिटिश केम टू इंडिया,
उसके पहले भी कई यूरोपियंस आए, बट मेनली हमारा फोकस ब्रिटिश का है। आज मैं सिलेबस उसी के अराउंड आपसे रोटेट करता हूं। देखो, पुर्तगीज आए, डच आए, टाइमलाइन यही है। सो पुर्तगीज केम टू इंडिया (1498). Portuguese came to India 1498 AD. Portuguese came to India 1498 AD. पुर्तगीज 1498 एडी में भारत आया। उसके बाद डच आए, उसके बाद इंग्लिश आए, तो पुर्तगीज, डच, इंग्लिश। देखो बच्चे कितना गैप है पुर्तगीज और इंग्लिश के बीच में। देखो, इट्स अराउंड 110 ईयर्स का गैप। So Portuguese came to India almost 110 years before English. But, Portuguese lost everything in India. And English had created the British Empire. कुछ खास बात तो होगी। So out of the many Europeans came to India, English definitely had a superior ways. And this is the reason why English had got so much of the edge in India. एक चीज ध्यान रखना बच्चे, एक चीज ध्यान रखना कि लॉस ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया, पुर्तगीज को 110 इयर्स का एडवांटेज है। पुर्तगीज तो मुगल से भी पहले आ गए थे। लॉस ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया was definitely advantageous to English, but rise of English power in India is due to some other factors. इस फैक्टर्स को हम लोग देखेंगे कि आखिरकार इंग्लिश के साथ स्पेशल क्या था। राइट, इस सेंटेंस को आप चाहें तो नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिलहाल मैं आज काफी सारे सेंटेंस आपसे नोट करवाऊंगा और उस सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन जब हम लोग आएंगे ना, तब हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग, मैंने क्या बोला, हमने बोला आपको कि डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया, डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया, लिखना है इसको कॉपी में, रैंडमली लिखिए। अभी हम लोग सिलेबस स्क्रैच से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, बट अभी फिलहाल आप समझिए इन चीजों को, इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो राइज ऑफ डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया was definitely advantageous to English, advantageous to English, but but rise of English in India is due to some other factor. Rise of English in India is due to some other factor. Rise of English in India is due to some other factors. Right? Rise of English in India is due to some other factor. इस चीज को आप यहां पर कमांड करेंगे, बहुत शानदार तरीके से आप इसको पुश करेंगे। आया बच्चे समझ में ये बात? ये समझ में आया आपको? हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे।
फिर देखो बच्चे, टाइमलाइन दे रहा हूं मैं आपको, टाइमलाइन खींच के दे रहा हूं। 1608 इंग्लिश आई इंडिया में, और ऑलमोस्ट 150 ईयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, it remained only a trading organization. It remained only a trading organization. 150 years, East India Company, it remained only a trading organization. Trading organization. Only. ट्रेड एंड कॉमर्स ही इसका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, प्रेफरेंस हुआ करता था। So English East India Company, it remained only a trading organization. Trade and commerce remained the chief objective of this company. Okay. बाद में 1757 बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 23 जून 1757, 23 जून। हाँ, पुर्तगीज मेडबल में ही आ गया था 1498 में, उसमें तो विजयनगर अंपायर होता था सिवा। खैर, अभी फिलहाल यहां फोकस करिए, जो मैं कर रहा हूं ना उस पर फोकस करिए। देखिए, आपके लिए आसान हो जाएगा सिलेबस। मैं तो इस कोशिश में लगा हूं कि आपको जितना कम से कम एफर्ट लगे, जितनी एनर्जी आपकी सेव होगी, जितना टाइम सेव होगा, आप दूसरे सब्जेक्ट में आप उसको लगाएंगे। एक बैलेंस आपकी प्रिपरेशन होगी और आप जल्दी से पास कर जाएंगे। बस मोटो तो यही है, सिंपल मोटो है, एकदम ऑब्जेक्टिफाइड मोटो है। ओके फाइन। सो बैटल ऑफ प्लासी 1757। और देखो बच्चे, इस बैटल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी हैड कैप्चर्ड द बंगाल, और कंपनी अचानक से एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट हो गई। राइट? सो आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, a trading organization had converted into political power. Trading organization had converted into political power. Trading organization had converted into political power after Battle of Plassey, 23rd June 1757. राइट? तो इस तरह से पॉलिटिकल पावर में एक कन्वर्ट हुआ, और ये जो पॉलिटिकल पावर का कन्वर्जन है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलोनियलिज्म। सो 1757 में आराम से सारे बच्चे कूल डाउन हो जाइए, मेरी बहुत ही गोल्डन स्टेटमेंट को सुनिए। एक एक चीज का अंडरस्टैंडिंग हमें काफी हेल्प करेगा आगे। देखो बच्चे, जब किसी टेरिटरी में, बहुत सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, जब किसी टेरिटरी को आप कंट्रोल करते हैं, जीत लेते हैं, कॉन्क्वर करते हैं, तो ये जो मेथोडोलॉजी है इसको हम लोग बोलते हैं इंपेरियलिज्म। राइट? और इंपेरियलिज्म के बाद जब उस टेरिटरी को आप एक्सप्लॉइट करते हैं इकोनॉमिकली टू बेनिफिट योर मदर कंट्री, इसको बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। राइट? तो आपको इंपेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म में फर्क समझ में आया? इंपेरियलिज्म एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है,
और इसका मतलब ये पॉलिटिकल साइंस की डिक्शनरी से आता है। इसका मतलब होता है पॉलिटिकल कंट्रोल। और कॉलोनियलिज्म जो है वो इकोनॉमिक्स की डिक्शनरी से आता है और उसका मतलब होता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कैप्चर्ड टेरिटरी फॉर द बेनिफिट ऑफ मदर कंट्री। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे देश के किसी टेरिटरी पर कब्जा करते हैं, इंपेरियलिज्म हो गया। वहां उसको एक्सप्लॉइट करके आप भारत ले आते हैं, भारत के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, तो उसको कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। तो कहने का मतलब 1757 में कंपनी टर्न इनटू पॉलिटिकल पावर और उसके बाद बंगाल का जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ, ठीक है, बंगाल का जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ उसको कॉलोनियलिज्म कहते हैं। ठीक है, डन बच्चे, देखो मेरी बात, मैंने क्या बोला? इंपेरियलिज्म। मैंने क्या बोला? कॉलोनियलिज्म। मैंने क्या बोला इंपेरियलिज्म के बारे में? यह है पॉलिटिकल कंट्रोल। ठीक है, कॉलोनियलिज्म के बारे में क्या बोला? आफ्टर पॉलिटिकल कंट्रोल there is economic exploitation. There is economic exploitation. After political control, there is economic exploitation. And then subsequently, after political control, there is economic exploitation. And subsequently, to benefit the mother country. भारत से निचोड़ करके इंग्लैंड ले जाते हैं। मदर कंट्री क्या है इंग्लिश के लिए? इंग्लैंड। और ये जो मेथड है इसको कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। विशाल राठौर, प्रतिष्ठा, मोहित, अब आया समझ में आपको कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल में पॉलिटिकल कंट्रोल किया वो इंपेरियलिज्म है। उसके बाद बंगाल का एक्सप्लॉयटेशन करके इंग्लैंड को मजबूत किया गया। वो जो मेथड है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। मतलब ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। ठीक है, और ये बंगाल से, तो यहां से स्टार्ट होता है कॉलोनियलिज्म। इसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ कॉलोनियल फेज। अरे बहुत लॉलीपॉप सब्जेक्ट है, समझे बच्चे, एकदम लॉलीपॉप सब्जेक्ट है। जितना ज्यादा आप इसको एंजॉय करेंगे, अभी तो मैं अपनी ग्लिम्स बता रहा हूं कि कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, बट इट्स अ वेरी फैंटास्टिक सब्जेक्ट। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सिलेबस समझिए, मैं आपको पूरा मॉडर्न इंडिया आपके पॉकेट में रख दूंगा। आप जब मन तब उसको पढ़ते रहिए और पढ़ के स्माइल करते रहिएगा। देखो, बैलेंस क्वेश्चन आते हैं एंशिएंट से भी, मेडिवल से भी, मॉडर्न से। अगर 17-18 क्वेश्चन है तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर 6-6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 17-18 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 6-6 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएगा। नोट्स करते जाएं तो क्या, जोशी, जॉन्सी, राजबंशी, एकदम नोट करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि संसद में बैठे हैं आप और आप संसद सदस्य हैं, हाँ हाँ बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना करना है। कॉपी पेन के साथ बैठे रहना है, नोट करना है राजबंशी, नोट करना है बिल्कुल। नहीं तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप संसद सदस्य हैं। हाँ, बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं आप। तो इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, पढ़ाई का मतलब ही होता है कॉपी पेन। तो 1757, what I said that it is a beginning of colonialism in India. Beginning of colonialism. छोटा लिखा हूं फिर भी समझ लीजिएगा।
So beginning of colonialism, 1757, यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो शुरुआत की, पहले तो बंगाल कैप्चर किया, उसके बाद मराठा, उसके बाद सिंध, पंजाब, इस तरह से लगातार कैप्चर करते चली गई। और 60% जो भारत था वो क्लास इज लाइव फ्रॉम बिहार। बिहार से क्यों लाइव होगा, दिल्ली से लाइव है बच्चे। सो 1757 से लेकर के 1857 60% of India had became British India। 60% भारत जो है वो ब्रिटिश भारत में कन्वर्ट हो गया। बंगाल से स्टार्ट किया, बंगाल, मराठा, पंजाब, सिंध, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट, 60% ऑफ इंडिया हैड बिकम ब्रिटिश इंडिया। ये देखो बच्चे, ये ध्यान से देखो आप, ठीक है। 60% ऑफ इंडिया हैड बिकम ब्रिटिश इंडिया। मतलब ये रफली मैंने आपको बताया, आपको कि ये जो है ना, ये सब इंडिया का छोटा छोटा पार्ट है। और इस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया है। एंड ऑब्वियसली जैसे जैसे पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ेगा इंडिया का, एंड दैट विल टर्न आउट टू बी कोलोनियलिज्म। तो 100 years of the company's rule, 100 years of the company's rule, 60% of India had become British India. 60% of India had become British India. "100 years of the company's rule." "60% of India had become British India." तो ये ब्रिटिश इंडिया 60% जो मैंने रंगा है, लगभग वही ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था, और बाकी में अभी भी राजा नवाब थे। सो बाकी जो सारे छोटे छोटे एरियाज बचे हैं उसमें राजा नवाब। और आप जानते हैं 1857 में रिवोल्ट कंपनी के अगेंस्ट में जबरदस्त रिवोल्ट होने का रीजन भी था। इन 100 years of the company's rule, East India Company had exploited India socially, economically, politically, हर एक एंगल से एक्सप्लॉइट किया, राइट। सो हर एक एंगल से एक्सप्लॉइट किया था। जाहिर है कि एक्सप्लॉइटेशन का इंपैक्ट होगा। इंडिया ग्रेजुअली बिकमिंग द पुअर, हमारे जो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम था, विलेज प्रॉस्पेरिटी था, दिट ऑल हैड गॉन। देखो अनामिका सरगम, 30 मिनट नहीं हुए हैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़े हुए। अदर सब्जेक्ट की क्लास कब होगी या नहीं होगी, मैं एक आईएएस कब बनूंगा, ये सारे सवाल भी करने की चीज है। थोड़ा पेशेंस रखो तुम लोग, बचपना की हद है बिल्कुल। हम लोग आईएएस की तैयारी करने आए हैं ना, तो पहले ये तो पढ़ लो।
कि ऐसे सब्जेक्ट ये रहा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, खत्म तुम्हारा सिलेबस, अपनाओ, ट्रेनिंग में चले जाइए आप। सो 1857 रिवोल्ट हो गया। रिवोल्ट, आपको पता है, हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत सीरियस रिवोल्ट था। कंपनी लगभग पैक कर चुकी थी पूरे इंडिया से, मगर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके लिए तो इंडिया नेसेसिटी बन गया था। इंडिया बिकेम नेसेसिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड नॉट टेक द रिस्क ऑफ लूजिंग द इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड नॉट टेक द रिस्क ऑफ लूजिंग इंडिया। ठीक है, और इसलिए 1857 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सीधा कंट्रोल कर लिया भारत को। पहले तो 100 साल तक कंपनी, और 1857 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट। समझ में आया बच्चे? ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है लॉ बनाती थी कंपनी के लिए। कोई बात नहीं सरगम, हमने भी डांटा नहीं तुमको, ये हमारे स्टाइल है। वी आर, देखो हमारा और आपका जो अनामिका, सरगम, ये सब जो ना, हमारा और आपका रिलेशन तो बहुत बेहतरीन है ना। हम तो डांटते भी हैं तो आपके बच्चे के लिए डांटते हैं, इससे कि आपका कंसंट्रेशन बनेगा। आप एकदम जो अभी तक डाइवर्जन में है, धीरे धीरे आप ट्रैक पर आएंगे। तो जो मैं तरीका इस्तेमाल होता है, बट हर एक डांट में प्यार छुपा हुआ है, ये जान लीजिए आप तो हमारे बच्चे जैसे हैं, तो इसमें तो डांटना तो पड़ेगा ही आपके हर एक चीज पर कि अभी क्या करना है, आगे क्या करना है। जब आप यहाँ पाए हैं, आप पर आए हैं, तो हमें भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है ना। ठीक है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है ना। इसलिए आपको जो मैं कह रहा हूँ करिए, मैं आपको अच्छा से हिस्ट्री सब्जेक्ट प्रिपेयर करवा दूंगा, बाकी सारे टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट प्रिपेयर करवा देंगे। ठीक है, आपको रेस में दौड़ने लायक बना देंगे, और पूरी ताकत आपको लगानी है उस रेस को जीतने के लिए। तो इसको समझो सारे बच्चे, यहां पर ध्यान दो। 1857 मैंने क्या बताया आपको कि इन 100 years ऑफ द कंपनीज रूल देयर वेर मेनी टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया। ठीक है, देयर वेर मेनी टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया, but 100 years of the company's rule, there are many types of exploitation in India. Social exploitation, economic exploitation, political exploitation. Therefore, there was a revolt against the company's rule, जिसको हम लोग ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं। बट ब्रिटिश सरकार के लिए तो इंडिया नेसेसिटी बन गई है। इंडिया बिकेम नेसेसिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। Okay, so British government could not take the chance of losing India, और इसीलिए 1857 के बाद 1947 90 years of the company's rule, British parliamentary rule. "90 years of the British parliamentary rule." So 190 years of the company's rule. "190 years of the company's rule." "190 years of the company's rule."
तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार ने पूरे भारत में 190 साल तक कोलोनियलिज्म किया, 190 ईयर्स तक कोलोनियलिज्म किया। Right. Or thereafter, the golden bird had become bird. Golden bird had become bird. अच्छा, एक सेंटेंस यहां तक लिखे सारे बच्चे, नोट किया, लाइन वाइन खींचा, मोहित, रितेश, प्रतिष्ठा, सुदीप, लाइन खींचा वहां पर, मतलब ये सारी चीजें नोट किया आपने जो मैंने अभी, कम से कम लाइन वाइन तो खींच रहे हो ना कॉपी में। अभी तो मैं कुछ लिखा नहीं रहा हूं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, फिर भी अभी आवाज ठीक है बच्चे? ग्रेट ग्रेट। ग्रेट। तो 190 ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। देखो सीधी बात क्या है कि जब कंपनी भारत में आई थी, तो कंपनी जब भारत में आई थी ना, तो कंपनी नेवर केम टू इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिकमिंग द पॉलिटिकल पावर, बट इट इज सर्कमस्टांसेज इन इंडिया परसुएडेड कंपनी टू एस्पायर फॉर पॉलिटिकल पावर। इस सेंटेंस को आप नोट करिए। ईस्ट इंडिया कंपनी नेवर केम टू इंडिया with the objective of becoming the political power. East India Company never came to India with the objective of becoming the political power. East India Company never came to India with the objective of becoming the political power. But circumstances in India persuaded company to aspire for political power. ध्यान रखना इस चीज को। ईस्ट इंडिया कंपनी, लिखो बच्चे, सारे बच्चे, मेरे जीनियस बच्चे, ईस्ट इंडिया कंपनी नेवर केम टू इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिकमिंग द पॉलिटिकल पावर। ईस्ट इंडिया कंपनी नेवर डिड नॉट केम टू इंडिया with the objective of becoming the political power, of becoming the political power, but it is circumstances in India, but it is circumstances in India persuaded company to aspire for political power. It is circumstances in India persuaded company to aspire for political power. East India Company never came to India with the objective of becoming the political power, but it is circumstances in India. It is circumstances in India persuaded company to aspire for political power. Persuaded company to aspire for political power. East India Company never came to India with the objective of becoming the political power. It is circumstances in India persuaded company to aspire for political power. Persuaded company to aspire for political. तो एक शानदार ऑप्शन है आपके पास इस चीज को डिस्क्राइब करने का।
आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पर। देखो सारे बच्चे, ये पॉइंट आप अपने नोटबुक में रखिए। और क्या मैंने बोला, सरकमस्टांसेस। मैं आपको एक बेहतरीन उदाहरण देता हूं, समझे? सारे बच्चे ध्यान से सुनना। गांधी जी नो डाउट वंडर बॉय हैं। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में काम करते थे और साउथ अफ्रीका में भारतीयों के जो प्रॉब्लम्स थे उसके अगेंस्ट में उन्होंने बड़ी बुलंद आवाज उठाई थी। वहां पर एक न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, इंडियन ओपिनियन। ये गांधी जी साउथ अफ्रीका में पब्लिश करते थे, इंडियन ओपिनियन। तो गांधी जी तो इनबिल्ट कैरेक्टर था इनका लीडरशिप का। ही वॉज हैविंग द इनबिल्ट कैरेक्टर ऑफ लीडरशिप। सो गांधी जी, ही अंडरस्टूड दैट इंडिया इज अ ब्रिटिश सब्जेक्ट। भारत जो है वो ब्रिटिश सरकार का एक गवर्निंग से हिस्सा है। इंडिया इज अ ब्रिटिश सब्जेक्ट, देयरफॉर द प्रॉब्लम ऑफ द इंडियंस इज द प्रॉब्लम ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, ये जो भारतीयों की समस्या है वो मूलतः ब्रिटिश की समस्या है और ब्रिटिश सरकार को इस प्रॉब्लम को देखना चाहिए। ये गांधी जी का ऐसा मानना था। द प्रॉब्लम ऑफ ब्रिटिश इज, द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज, इंडियंस इन साउथ अफ्रीका इज अ ब्रिटिश प्रॉब्लम। तो ब्रिटिश सरकार को ही देखना चाहिए कि भारतीयों की क्या समस्या है साउथ अफ्रीका में। ओके, सही बात है, बिल्कुल। तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि गांधी जी लंदन गए, साउथ अफ्रीका से लंदन, टू अपडेट विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट्रियंस, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट, अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियंस। ठीक है, अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियंस। ठीक है, अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियंस। तो सीधी बात क्या है कि वहां पर पहुंच करके उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय को एक चिट्ठी भी लिखा था। इस सर, लियो टॉल्स्टॉय आप जानते हैं, रिनॉन्ड राइटर, फिलोसोफर। तो लियो टॉल्स्टॉय को उन्होंने चिट्ठी भी लिखा था कि सर, आई एम डूइंग सच एंड सच थिंग्स इन इंडिया। लियो टॉल्स्टॉय को चिट्ठी लिखा था गांधी ने। तो वो लियो टॉल्स्टॉय ने रिप्लाई किया था, गुड लक। तो जब गांधी लंदन से दोबारा साउथ अफ्रीका आ रहे थे तो रास्ते में पानी वाला जहाज, लॉन्ग जर्नी। ठीक है, पानी वाला जहाज, लॉन्ग जर्नी। तो गांधी ने सोचा कि अपने न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन के लिए हम एडिटोरियल्स लिख डालते। सो ही रोट मेनी एडिटोरियल्स, ही रोट मेनी एडिटोरियल्स फॉर हिज न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन। और इसी एडिटोरियल को बाद में रिकलेक्ट करके एक बुक बनाया और उसका नाम था हिंद स्वराज। इसी एडिटोरियल को कलेक्ट करके एक बुक बनाया, इसका नाम था हिंद स्वराज। ठीक है, तो हिंद स्वराज जो किताब है ना गांधी की, वो कुछ भी नहीं बल्कि इंडियन ओपिनियन का जो एडिटोरियल है गांधी का, उसी का कंपाइलेशन है। इस किताब में लिखते हैं गांधी जी, इस किताब में लिखते हैं गांधी जी कि इंडियंस जो थे वो ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति से इतने प्रभावित थे कि उनको लगता था कि अगर हम ब्रिटिश के साथ ज्यादा क्लोज होंगे तो हमारा भी रिफॉर्म हो जाएगा, हमारा भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा, हमारे यहां भी मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको समझना। इंडियंस वेयर वेरी मच इंस्पायर्ड और एल्योर्ड बाय द इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ऑफ द वेस्ट। सो इंडियंस readily accepted the British rule and gave space to the British to transform into political power. हमने ब्रिटिश की मंशा को कभी अपोज नहीं किया, कि हमारी इच्छा ही थी कि ब्रिटिश के साथ हम ज्यादा से ज्यादा क्लोज हों और धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य में यह बात कन्वर्ट होगी। आया समझ में यह चीज आपको? इज इट ओके? तो गांधी जी ने जो कहा सर्कमस्टांसेज इन इंडिया, मैंने आपको क्या बोला कि British did not came to India with the objective of becoming the political power, but it is circumstances in India persuaded Britain to aspire for political power। और इस बात को गांधी जी जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी किताब हिंद स्वराज में। और क्या बोलते हैं
कि भारत में जो ब्रिटेन की या वेस्ट की इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन थी उसके बारे में बहुत फैसिनेशन था। इंडियंस वांटेड टू क्लोज टू द वेस्ट। और जब आप सटने की कोशिश करेंगे ना तो जाहिर है कि ब्रिटिश आपके ऊपर हर टाइप का कंट्रोल एस्टैब्लिश करेगा और आप अपोज भी नहीं करेंगे। और फाइनली इंडिया क्या हो जाएगा, एक ब्रिटिश कॉलोनी में कन्वर्ट हो जाएगा। मोहित, प्रतिष्ठा, अनामिका, सुदीप, आया समझ में ये चीज? आई होप यू अंडरस्टूड कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो इस तरह की बातें करेंगे, इंटरटेनिंग बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग बात होगा। और तब मैं बता रहा हूं कि आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी, बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी इस सब्जेक्ट के बारे में। अरे इंटरेस्ट तो क्रिएट कर ले, सिलेबस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। कब खत्म हो जाएगा? ठीक है, जॉन सी कामरान, ओके फाइन, ठीक है ब्रिज, फाइन। सो हिंद स्वराज, हिंद स्वराज क्या है? अब देखो, तुम कभी अब भूल नहीं पाओगे कि हिंद स्वराज किसने लिखी, हिंद स्वराज क्या है, इंडियन ओपिनियन किसने पब्लिश किया, कहां से पब्लिश किया। ये स्टोरी जो होता है ना, बड़ा इंपैक्ट डालता है दिमाग में। क्यों? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मेमोरी। तो हम इस बात पर आगे चर्चा जारी रखेंगे। अंडरस्टूड विशाल? टाइप करने से पहले देख लो कि क्या उसमें लिखा जाता है। ऐसे बटन दबा दे तो आप आईएएस की तरह बिहेव करिए। आपने कुछ टाइप किया, उसको चेक करिए, तब बटन दबाइए। ठीक है, अंडर स्टडीड लिख रहे हैं आप, सो स्पेलिंग गलत या ऑटो करेक्ट हो गया होगा आपके मोबाइल में। ओके तन्मय, इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज, इन सब बातों पर समझिए। बात हमने 1947 में की थी, 190 ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। देखो, ब्रिटेन पूरी दुनिया के कई भाग में कॉलोनी एस्टैब्लिश किया, बट इंडिया वॉज अ क्लासिक ब्रिटिश कॉलोनी। इंडिया वॉज अ क्लासिक ब्रिटिश कॉलोनी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस क्लासिक ब्रिटिश कॉलोनी? इंडिया क्या है? क्लासिक ब्रिटिश कॉलोनी है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? देखो बच्चे, कॉलोनी you have to exploit. Colony you have to exploit, but classic colony ready to be exploited. ठीक है, आइए एक्सप्लॉइट करिए, जाइए। ओके, सो what is difference between classic colony and the colony? Colony you have to exploit, and classic colony ready to be exploited, ready to be exploited. Ready to be exploited. Classic colony. Right? So colony you have to exploit, and then classic colony ready to be exploited. Mind. हम लोग क्लासिक ब्रिटिश कॉलोनी थी, आइए प्लीज एक्सप्लॉइट करिए और जाइए। देखो, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो इंग्लैंड की प्रोस्पेरिटी है, जो प्रोस्पेरिटी ऑफ इंग्लैंड है, इंग्लैंड की जो प्रोस्पेरिटी है,
इंग्लैंड की जो प्रॉस्पेरिटी है वो आप देख सकते हैं, कि इंडिया के बोन्स एंड ब्लड से इंग्लैंड की प्रॉस्पेरिटी हुई है। नो डाउट इन दिस। हमारे किसानों का और हमारे शिल्पियों का जो बोन्स एंड ब्लड्स है, उसने लंदन की ब्यूटीफुल सिटी को क्रिएट किया था, राइट? इसने लंदन की ब्यूटीफुल सिटी को क्रिएट किया था। So prosperity of India is due to the bones and bloods of the peasants of Gangetic Valley and cotton weavers of Deccan, artisans all. नाइनटीन 47, सो 190 साल का कॉलोनियल पीरियड है। फिर दूसरी बात देखो, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है, 100 years ऑफ द कंपनीज रूल, और यहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल है, 90 years ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सो 190 साल का जो ब्रिटिश शासन है, 190 साल का जो ब्रिटिश पीरियड है, हंड्रेड 90 years ऑफ द कंपनीज रूल, जो 190 years का ब्रिटिश पीरियड है उसको इसी काउंट में करते। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 90 years and 100 years for the company. And in these 190 years, India transformed from golden bird to bird. What is this? 1757. देखो एक डाटा बता रहे हैं बच्चे, एक डाटा बता रहे हैं, तुम समझना इसको। डाटा क्या है कि 1757 में जो जीडीपी था इंडिया का, जीडीपी वो 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी था। मतलब एक चौथाई इकोनॉमी भारत की होती थी। आप कितने अमीर थे आप महसूस कर सकते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप और क्या जिनपिंग, ठीक है, कितने अमीर थे? 25% ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी वाज द जीडीपी ऑफ इंडिया अलोन, राइट? 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी वाज जीडीपी ऑफ इंडिया अलोन, जबकि 50% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, 50% of the world trade was trade of India alone. मतलब दुनिया में हैंडीक्राफ्ट की जितनी डिमांड होती थी उसका 50% अकेले इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता था। 50% अकेले इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता था। आप इमेजिन करिए कि आपकी इकोनॉमी इज मोर देन, इट्स अ फार सुपीरियर देन द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड। बहुत गजब का प्रयास था। मतलब 50% ऑफ द टोटल डिमांड ऑफ हैंडीक्राफ्ट। पचास प्रतिशत अकेले भारत सप्लाई करता, राइट? 50% ऑफ द टोटल डिमांड ऑफ हैंडीक्राफ्ट एलोन सप्लाइड बाय इंडिया, एलोन सप्लाइड बाय इंडिया। और यहां पर देखिए बच्चे, 1947 में ये जो जीडीपी है ये घट करके हो जाती है 1%, 4%। ये घट करके 4% हो गई, और जो वर्ल्ड ट्रेड है ये घट करके 1%।
ये है ब्रिटिश रूल की करामत। दिस इज द अल्टीमेट इम्पैक्ट of the British rule in India. Look at the economic transformation from 25% to 4% and 50% to 1%. इसमें पूरी ब्रिटिश पॉलिसी शामिल है। कुछ बोलो तो उनको बुरा लग जाएगा। अभी जयशंकर ने साफ साफ बोला था, करीब 45 ट्रिलियन, 45 ट्रिलियन, अभी आपकी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन के आसपास है। 45 ट्रिलियन भारत की इकोनॉमी इंग्लैंड चली गई। राइट, सो 40 ट्रिलियन, 45 ट्रिलियन, ये एस जयशंकर बोलते हैं, पढ़े लिखे आईएफएस हैं, बहुत विद्वान आदमी तो होंगे होंगे, और उन्होंने जब बोला है तो कुछ सोच समझ के कैलकुलेशन के साथ ही बोला होगा। वैसे तो कोई रिकॉर्ड तो है नहीं कि यहां से कितना ड्रेन होकर के गया वेल्थ। अमीर राज, हम लोग इस पर बात करेंगे, अभी तो मैं केवल आपसे इंट्रोडक्शन ही कर रहा हूं ना। जब हम लोग सिलेबस पर आएंगे तो सरकमस्टांसेस, लंबी बातचीत करेंगे कि व्हाट सरकमस्टांसेस। ठीक है, पहले पुर्तगीज को लाएंगे, फिर उसका डिक्लाइन करवाएंगे, फिर इंग्लिश को लाएंगे, और इंग्लिश के लिए क्या क्या एडवांटेज था उस पर चर्चा करेंगे अलग से। बट अभी आप समझिए कि पूरा सिलेबस का कंटेंट क्या है। और आगे तो देखो बच्चे, 1857 में ब्रिटिश पार्लियामेंट हुई, और देखिए गांधी की एंट्री यहां होती है। मोहनदास करमचंद गांधी, ही केम इन इंडियन पॉलिटिक्स वेरी लेट। अगर ये मूवी है ना, इंटरवल भी हो गया, इंटरवल के बाद आधी मूवी भी निकल गई, और तब जाकर के हीरो की एंट्री होती। राइट, गांधी की एंट्री यहां पर होती है 1915 में, और हीरो की एंट्री होती है, और पूरी मूवी को हाईजैक कर लेता है। क्या जबरदस्त इनका परफॉर्मेंस रहा होगा इस पूरे एपिसोड में, कि विदाउट गांधी देयर इज नथिंग। दैट इज द रीजन व्हाई आई से इंडिया इज अ वंडर, गांधी वाज अ वंडर बॉय ऑफ इंडिया। इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। वंडर बॉय ऑफ इंडिया। 50% of the world trade it had transformed into 1%. ग्रेट एफर्ट, एक्सेप्शनल एफर्ट था गांधी कि कैसे इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी, एंड दैट टू विदाउट वायलेंस। किस तरह का एक स्ट्रेटेजिक मूव रहा होगा गांधी का, इतने बड़े पॉपुलेशन को तैयार करने में। देख लो, बात समझो बच्चे, 40 से 45 करोड़ भारतीय पॉपुलेशन है, और उसमें आप देख सकते हैं 40 to 45 करोड़ भारतीयों को केवल 1 लाख अंग्रेज कमांड करते थे। ओनली 1 लाख इंग्लिश। समझ सकते हैं अंग्रेजों की कितनी संख्या थी भारत में, आप इमेजिन करिए, और आपकी पॉपुलेशन कितनी थी, इमेजिन करिए। मानसिक गुलामी, मेंटल स्लेवरी, जब आपको लगने लगता है कि इसके बगैर हम जिंदा नहीं रहेंगे, इसी को मेंटल स्लेवरी बोलते हैं। इंडियंस वेर इन मेंटल अरेस्ट, मेंटल अरेस्ट बोला जाता है ये। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड मेंटल अरेस्ट। मानसिक गुलामी है, दिस इज कॉल्ड द मेंटल अरेस्ट। ₹45 करोड़, 40 करोड़ पॉपुलेशन,
and then 1 lakh Britishers having the command of this population. गांधी ने इसी मेंटल अरेस्ट से इंडियन को बाहर निकाला। कितना बड़ा प्रयास होगा, आप इमेजिन करें। सारे बच्चे बताना सबको, एकदम क्लैरिटी है ना चीजों की, समझ है ना, बिल्कुल एक एक चीज समझ में आ रही है ना। मनीष कुमार, इसमें ना केवल एकेडमिक बात होती है, मैं पढ़ाने आया हूं आपको, आप पढ़ने आए हैं। ये जो टेक्निकल चीज है ना, वो आप बात करिए, आपके कस्टमर केयर से होगा, वहीं से ये बात हो पाएगी। हमारे बस का ये नहीं है और हमारा इससे कोई कंसर्न है भी नहीं। ठीक है, मानसिक गुलामी होता है मोहित, कि हम ब्रिटिश के बगैर शायद नहीं रह पाएंगे। तो जो डिपेंडेंसी का थॉट था इंडियंस का, उसी को मानसिक गुलामी कही जाती है। गांधी इसी चीज से आपको बाहर निकाला कि हम लोग एक अलग देश हैं, ब्रिटेन एक अलग देश है, और ब्रिटेन के शोषण के चलते हमारी आर्थिक गरीबी है। इन सब मुद्दों को जो गांधी ने उठाया, तो दैट वाज रियली एक्सेप्शनल। उसने भारतीयों के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस क्रिएट किया। ओके, जरा आगे आगे सुनो बच्चे, आगे सुनो। आज एक मैं ऐसा आपके लिए ग्राफ बनाऊंगा, और अगर वो ग्राफ आप समझ गए ना, आप समझ लीजिए कि आप मॉडर्न इंडिया पर हावी हो चुके हैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लेवल का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल का एक्सप्लेनेशन है, इसलिए आप ना इस ग्राफ को समझने का कोशिश करिएगा। देखो, 1857 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के ऊपर टेक ओवर कर लिया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज ट्राइंग टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन इन इंडिया, बिकॉज रिवोल्ट के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी पावर हिल गई थी। इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज ट्राइंग टू कंसोलिडेट। जितने मेथड लगाए इंडियंस के ऊपर टू कंट्रोल द इंडियन, उसका रिएक्शन हुआ इंडियन से, एंड दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। सेंटेंस समझना सारे बच्चे, सेंटेंस समझना। क्या मैंने बोला कि ब्रिटेन या ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिस तरह से भारतीयों के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की, उसी का फायदा उठा करके यहां पर राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइडेड टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन इन इंडिया। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन। ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइडेड टू कंसोलिडेट
बहुत शानदार बात बता रहा हूं, देखो तो बच्चे। अरे मनीष, बाद में समझ लेना, ये भी काम ही देगा आपको। ठीक है, अभी पहले पढ़ो, उसके बाद जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद पूरे दिन आप ट्राई करिएगा, कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएगा। सुनो बच्चे, सो ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज ट्राइंग टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन इन इंडिया। 1857 की बात कर रहा हूं मैं। 1857 ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज ट्राइंग टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन इन इंडिया। इसका इंपैक्ट भारतीयों पर, इंडियंस पर क्या हुआ? इंडियंस पर इसका इंपैक्ट हुआ बच्चे, दैट लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म। दैट लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म। मतलब ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, जितना ज्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की भारत में, उसका रिएक्शन इंडियंस को, दैट लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म। सो 1857 रिवोल्ट के बाद भारत में नेशनलिज्म डेवलपमेंट होने लगा। फिर उसके बाद 1885 we have इंडियन नेशनल कांग्रेस। सपना, इंडियन नेशनल, और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस जब स्टैब्लिश हुआ 1885 में, तो फिर नेशनलिज्म हैड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंडियन नेशनल मूवमेंट। नेशनलिज्म हैड ट्रांसफॉर्म इनटू इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसको लिखना, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, जब कांग्रेस ने, देख क्या होता है ना कि नेशनलिज्म एक जगह स्कैटर्ड है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म दिया, उसके बाद ये मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। और इसके बदले जो ब्रिटिश ने क्या स्टार्ट किया कि जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश ने पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल स्टार्ट की। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश ने स्टार्ट की। नाइनटीन 1915 Indian national movement, it had transformed into mass movement. It had transformed into mass movement. It had transformed into mass movement. गांधी की एंट्री हुई 1915 में बच्चे। मोहनदास करमचंद गांधी ही इंटर्ड इन इंडिया इन 1915, और उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया गांधी। ये ग्राफ देख रहे हैं, नेशनलिज्म, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, गांधी, मास मूवमेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस, सी स्टैंड फॉर कांग्रेस, कांग्रेस वर्ड सी से स्टार्ट होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था।
ओके, अब देखो बच्चे, एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट गांधी ने चलाया, आप लोग पढ़े होंगे शायद, उसका नाम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम, और सहयोग आंदोलन। एनसीएम का मतलब होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और उसके बाद गांधी के मास मूवमेंट ने एक नया मोमेंटम क्रिएट किया। गांधी के मास मूवमेंट ने एक नया मोमेंटम क्रिएट किया और इसने ब्रिटिश को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए फोर्स किया। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज, 1947 ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज। आ गया समझ में ये चीज? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ मुझे, जो बच्चे आईएनसी टू आईएनएम, मतलब देखो नेशनलिज्म काफी जगह स्कैटर्ड था, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना, एक राजनीतिक पार्टी चाहिए ना कि एक कलेक्टिव वॉइस हो। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे ही स्टैब्लिश हुआ, इस नेशनलिज्म को एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म मिल गया और इसीलिए दैट नेशनलिज्म टर्न इनटू इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसी बेसिस पर, मतलब नेशनलिज्म सूट कर गया इंडिया के इंडिपेंडेंस तक, और ब्रिटिश कंप्रोमाइज करने लगी, तो कंप्रोमाइज करने लगी तो 1947 में उसका कंट्रोल जीरो हो गया, राइट? तो इसका कंट्रोल जीरो हो गया, और जब कंट्रोल जीरो हो गया तो आपको जाना पड़ेगा, ब्रिटिश हैड टू एग्जिट। और जो नेशनलिज्म मास मूवमेंट है वो भारत की आजादी तक, भारत की आजादी तक ये अपने एक नए रंग में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है एनसीएम का फुल फॉर्म, रितेश, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। वॉर ऑफ पोजीशन। INC was led by एओ ह्यूम। बात करेंगे बच्चे, तमन्ना, सॉरी, तारा दत्ता बात करेंगे, बात करेंगे तारा दत्ता, डोंट वरी, हम लोग इस पर बहुत विशेष चर्चा करेंगे और आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो एओ ह्यूम एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, ही
actually was instrumental in putting this Indian National Congress. और इसको क्या बोलते हैं बच्चे? War of position, not position of war. This is called war of position. किसके बीच में war of position? Between rising nationalism and control mechanism of the British. ठीक से लिखना है इसको. किसके बीच में ये war of position चल रहा है? Rising nationalism and control mechanism of British. Rising nationalism and control mechanism of the British. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? War of position बोलते हैं. ठीक है, दोनों के बीच में पोजीशन को होल्ड करने का एक स्ट्रगल चल रहा है. दिस इज कॉल्ड वॉर ऑफ पोजीशन. और फाइनली जो इंडियन नेशनलिज्म है वो टेक ओवर कर लिया. ये वॉर ऑफ पोजीशन इंडिया के पक्ष में कब आया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद, जब फर्स्ट टाइम मास मूवमेंट गांधी ने स्टार्ट किया था. आई होप अगर आप ये ग्राफ समझ गए ना तो आपके लिए बहुत ही आसान मामला हो जाएगा. बाकी बहुत ही आसान मामला हो जाएगा बाकी. ठीक है, राइजिंग नेशनलिज्म वर्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ द ब्रिटिश. दोनों के बीच में वॉर चल रहा है. कौन पोजीशन को होल्ड करेगा? और पोजीशन को होल्ड बड़ी तेजी से किसने किया? वॉर ऑफ पोजीशन. ठीक है बच्चे, तो ये वॉर ऑफ पोजीशन है. गांधी के आने के बाद गेम चेंज हो गया इंडिया का. गांधी के आने के बाद इंडिया का गेम चेंज हो गया. (1947) ओके. अब देखो, एक छोटी सी बात आपसे समझाने के लिए अगला प्रयास क्या है समझने का, कि ब्रिटेन ने जिस उपकरणों की सहायता से भारत में राष्ट्रवाद को मजबूत किया, उसके बाद भी पढ़ेंगे तारा दत्ता, उसके बाद भी पढ़ेंगे. अभी फिलहाल उसको पोस्ट मॉडर्न बोलते हैं, वो अलग सिलेबस है, उसको बाद में पढ़ेंगे. ठीक है. सो वॉर ऑफ पोजीशन इंडिया के पक्ष में, भारतीयों के पक्ष में कब आया? आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. जब ब्रिटिश को लगा कि एक बहुत ही बड़ा मास मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, तो ब्रिटिश कंप्रोमाइज करने लगे. उस मास मूवमेंट के साथ गांधी की ताकत बढ़ती जा रही है. गांधी की ताकत क्या है? मास मूवमेंट.
देखो बच्चे, जब गांधी की बात आई है ना, तो ये देखो, गांधी इन हिज पॉलिटिकल कैरियर ही लॉन्च्ड 3 मास मूवमेंट। थोड़ा बहुत भी अगर जानकारी होगी ना तो काफी है। फर्स्ट है फर्स्ट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम। एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद है सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस। और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट। तीन ही मूवमेंट गांधी ने अपने लाइफ में चलाए थे, 1920, 1930, 1942। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, 2 साल में बंद कर दिया। सीडीएम चलाया, 4 साल में बंद कर दिया। और क्विट इंडिया मूवमेंट 2 साल में ही बंद हो गया। ये 3 मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन का मतलब है सीधा कि कॉपरेट नहीं करेंगे। डिसओबीडियंस का मतलब होता है कि आपका हम विरोध करेंगे। और क्विट इंडिया मूवमेंट कहता है कि भारत छोड़िए। देखो बच्चे, यहां पर जो मास बेस है कांग्रेस का वो बहुत कम है। यहां पर मास बेस क्या है कांग्रेस का? बहुत कम। ठीक है, इसलिए गांधी क्या बोलता है? हम कॉपरेट नहीं करेंगे। यहां पर मास बेस बहुत अधिक पड़ गया गांधी का, बोलता है डिसओबीडियंस। और यहां पर मास बेस हाईएस्ट है, बोलता है भागो। देख रहे हो गांधी का कैसे इंटेंसिटी चेंज हो रहा है। पहले बोला कॉपरेट नहीं करेंगे, बोला कि डिसओबे करेंगे, और उसके बाद बोलता है भागो। तो जैसे जैसे गांधी का मास बेस, सपोर्ट बेस बढ़ता जाता है, 40 करोड़ भारतीयों को जगाया धीरे धीरे गांधी ने। पहले 5 करोड़ आए होंगे गांधी के साथ, बाकी के लोग जनते अरे बेकार का टाइम खराब कर रहा है ये आदमी। आप अभी ना गांधी को राष्ट्रपिता समझते हैं और उनको, उनके सारे सिद्धांतों का आचरण अपने रिलीजन की तरह करते हैं। मगर उस समय जब गांधी एक नेता रहा होगा तो आप उसका कितना बड़ा विरोध करते होंगे आप जानते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है गांधी का, नॉन कॉपरेशन, सीडीएम, क्विट इंडिया मूवमेंट, जैसे जैसे गांधी के मास बेस, गांधी का मास बेस, सपोर्ट बेस बढ़ता जाता है, मूवमेंट की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। मगर मूवमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल वही रहता है, एंड दैट इज अटेनमेंट ऑफ स्वराज। ठीक है, इस सेंटेंस को मैं लिखवाना चाहता हूं आपसे। इस सेंटेंस को आप लिखिए। The intensity of the movement the intensity of the movement keep on increasing, keep on increasing with respect to mass, with respect to mass, keep on increasing with respect to mass. But objective of the movement always remained the same. Objective of the movement always remained the same.
intensity of the movement keep on increasing, but objective of the movement always remain the same, and that is attainment of Swaraj. That is attainment of Swaraj. (1942) लिखा, इस सेंटेंस को लिखा, सारे बच्चे ने इस सेंटेंस को लिखा. The intensity of the mass movement keep on increasing with rise of the mass support, but objective always remain the same, and that is attainment of Swaraj. गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थोड़े दिन तक चलाया, उसके बाद बंद कर दिया उन्होंने. फिर उसके बाद गैप के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, उसके बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया. इसी को बोला जाता है STS मॉडल. स्ट्रगल, ट्रूस स्ट्रगल मॉडल. स्ट्रगल, ट्रूस स्ट्रगल मॉडल, STS मॉडल बोला जाता है. अटेनमेंट बिल्कुल सही लिखे हो मोहित. स्पेलिंग ऑफ अटेनमेंट एकदम सही लिखे हैं आप. सो इसको बोलते हैं STS मॉडल. स्ट्रगल, ट्रूस स्ट्रगल मॉडल. संघर्ष, विराम संघर्ष. स्ट्रगल, ट्रूस स्ट्रगल. संघर्ष, विराम संघर्ष. और ये जो विराम है, ये जो विराम है, ये जो विराम है, उसमें क्या होता है? मोबिलाइजेशन ऑफ द मासेस. काफी बड़ी संख्या में मोबिलाइज करते हैं मासेस को. काफी बड़ी संख्या में मोबिलाइज करते हैं. काफी बड़ी संख्या में मोबिलाइज करते हैं मास को. स्ट्रगल, ट्रूस स्ट्रगल मॉडल. पूरी तैयारी करते हैं, स्ट्रेंथ गेन करते हैं, फिर नए मूवमेंट को चलाते हैं. क्विट इंडिया मूवमेंट बोला जाता है इसको फाइनली. तो इंटेंसिटी ऑफ द मास मूवमेंट कीप ऑन इंक्रीजिंग, बट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट ऑलवेज रिमेन द सेम, एंड दैट इज अटेनमेंट ऑफ स्वराज. देखो, यहां भी बोलते थे गांधी स्वराज, यहां भी बोलते थे स्वराज, और यहां भी उनका ऑब्जेक्टिव था स्वराज. यहां तो स्वराज उन्होंने डिफाइन ही नहीं किया कि उनका क्या कहना है स्वराज का. यहां पर स्वराज मतलब बोलते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि आजादी चाहिए. और यहां पर बोलते हैं कि कोई ब्रिटिश होना भी नहीं चाहिए, मैनस ब्रिटिशर्स. ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना कि तीनों जगह स्वराज स्वराज का जो फॉर्मूला है वो कैसे वेरी करता है. तो इस तरह से इंडिया मैनस ब्रिटिश. Intensity of the mass movement keep on increasing, but objective of the movement always remain the same, and that is attainment of Swaraj. और स्वराज का मतलब है इंडिपेंडेंस. STS मॉडल.
STS मॉडल, स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल मॉडल। ये समझ में आया सारे बच्चे कि यहां पर स्वराज बोलते हैं अनडिफाइंड डायमेंशन है। यहां पर पहली बार स्वराज आया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और यहां पर बोलता है कि सारे गोरे बाहर निकलिए, नो वाइट, इंडिया माइनस ब्रिटिश, क्विट इंडिया, भारत छोड़िए। तो इस तरह का एक बहुत ही पावरफुल मास मूवमेंट क्रिएट हुआ। और 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। देखिए, ब्रिटिश अभी तक क्या बात करती है, ब्रिटिश कहती है कि कॉलोनियलिज्म जो है ना भारत में, कॉलोनियलिज्म जो भारत में है, इट इज अ मिथ। कॉलोनियलिज्म इन इंडिया इज मिथ, मतलब हमने इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन किया ही नहीं। ये कौन बोलती है? ये किसका स्टेटमेंट है? ये ब्रिटिश हिस्टोरियन का स्टेटमेंट है, हिस्टोरियन का स्टेटमेंट कि कॉलोनियलिज्म वर्ड इन इंडिया इज अ मिथ, राइट? कॉलोनियलिज्म इज मिथ। और जो इंडियन हिस्टोरियन है उनका क्या कहना है, जरा वो समझिए। Colonialism is a reality. Colonialism is a myth. Colonialism is a reality. मतलब ब्रिटिश का कहना है कि वट एवर आई हैव टेकन फ्रॉम इंडिया, आई हैव रिटर्न दिस कंट्री अलॉट। जितना लिया उससे कई गुना ज्यादा दिया। वट एवर आई हैव टेकन फ्रॉम इंडिया, आई हैव रिटर्न दिस कंट्री अलॉट। जितना लिया उससे कई गुना ज्यादा दिया है आपको वापस। वी हैव क्रिएटेड इंडिया। ये ब्रिटिश हिस्टोरियन का स्टेटमेंट है, जबकि इंडियन हिस्टोरियन कहता है कि देयर इज अ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड which ruined the prospects of India. From golden bird, India had turned into a bird. It's mainly because of the British colonial policy. ब्रिटेन बोलता था कि हमने बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाए, इसलिए हैंडीक्राफ्ट समाप्त हो गया, क्योंकि बड़े इंडस्ट्री जहां लगते हैं हैंडीक्राफ्ट सरवाइव नहीं कर पाता है। ये कौन बोलता है? ये बोलता है ब्रिटिश हिस्टोरियन। तो ब्रिटिश हिस्टोरियन ये नहीं बता पाता है कि जो इंडिया की जीडीपी अगर 25% वर्ल्ड जीडीपी रही थी, वो घट करके कैसे 4% हो गई, और 50% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड हाउ इट हैड रिड्यूस टू 1%। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती। अगर बोलती है कि नहीं नहीं, देयर इज नो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट बेसिकली इट इज शिफ्ट इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन, shift in the mode of production from handicraft to heavy industries. Shift in the mode of production from handicraft to heavy industries. Myth and reality का concept है। इंग्लिश मीडियम में बहुत बच्चे पढ़ते हैं विशाल, यहाँ पर काउंटिंग नहीं होती है, कुछ बच्चे ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन, तो आपको उससे क्या मतलब है? आप yes, this class is from Delhi.
मिथ एंड रियलिटी। ब्रिटिश बार बार बोलती है हमने आपको रेलवे दिया, रेलवे। देखिए, नो डाउट कि रेलवे ने पूरे देश में सोशल और इकोनॉमिक मोबिलिटी क्रिएट किया। ठीक है, ब्रिटिश बोलती है कि हमने इतने सारे चीज डेवलप किए इंडिया में, खर्चा नहीं होता उसमें। बार बार क्यों बोलते हैं लूट लिया, लूट लिया? ओके, सो कॉलोनियलिज्म इज अ मिथ, मतलब वी हैव नॉट एक्सप्लॉइटेड इंडिया फॉर बेनिफिट ऑफ इंग्लैंड। और इंडियंस बोलता है कि खाली कॉलोनियलिज्म किया। एग्जाम्पल देखो ना, रेलवेज जितना ब्यूटीफुल उतना पेनफुल। रेलवे ने जितना डैमेज दिया इंडियन इकोनॉमी को, ट्रांसपोर्टेड द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड and the finished product of England was pushed into the countryside of India. Investment in railways was also very faulty. Indians were not permitted to invest in railways. Only British investors. And those who got opportunity to invest in railways, they got guaranteed interest plus share in profit. This double profit was draining to England. If Indians would have been permitted to invest in railways, this double profit could have stayed in India, but Indians were not permitted. So this double profit was draining to England, capital formation in England, transformation of England, capital formation in there is no capital formation in India, no industrialization. ओके, सो जिस तरह से रेलवे ने जितना डैमेज किया उतना ज्यादा और किसी इकोनॉमिक सिस्टम ने डैमेज नहीं किया था। ब्रिटिश बोलती है कि हमने रेलवे दिया, बट रेलवे का इंपैक्ट क्या हुआ आप समझ सकते हैं। मैंने कहा आपको कि नो डाउट रेलवे हैड ब्रॉट द सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी इन इंडिया। रूरल मार्केट वाज इंटीग्रेटेड टू वर्ल्ड मार्केट, बट डैमेज देखिए। इसलिए कॉलोनियलिज्म वाज रियलिटी। देखो बच्चे, बुक्स अभी फिलहाल एनसीईआरटी ओल्ड पढ़ेंगे, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास की। तो 1757 से 1857 तक हम इसी तक को टिल 1857 हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद 1857 के बाद इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये बिपिन चंद्रा की किताब है, इसको खरीद लेंगे और यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। इसलिए आप फिलहाल एनसीईआरटी ही खरीदिए 11th क्लास की ओल्ड वाली, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इसमें 39 चैप्टर्स, ये खरीदोगे तो मिला के देख लेना कि उसमें 39 चैप्टर है कि नहीं है, ठीक है। वो वाली मोटी वाली किताब होती है, तो उसको 1857 के बाद पढ़ेंगे हम, ठीक है ना बच्चे। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग कल सेम टाइम 8:15 अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे, और कल से सिलेबस ये ओरिएंटेशन था मॉडर्न इंडिया का कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं। मैंने बताया कि एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न सबसे बराबर क्वेश्चन आते हैं। पहले हमने मॉडर्न से स्टार्ट किया, फिर वी विल गो फॉर द एंशिएंट, मेडिएवल एंड आर्ट एंड कल्चर। ओके, सो आई होप you have understood everything. I hope you have understood the dimension of the modern India, in what ways we will proceed the syllabus. काफी इंटरेस्टिंग है जैसा मैंने बताया था, और मुझे यकीन है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। स्पेक्ट्रम के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल आप इसको देखिए। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।